संथाल परगना का राजमहल अंचल बिहार झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आने वाले सबसे पहले क्षेत्रों में था। पलासी की लड़ाई 1757 के करीब 6 साल बाद राजमहल से 6 मील दक्षिण गंगा के किनारे स्थित उधवा नाला की लड़ाई में मेजर एडम्स की कमान में कंपनी की सेना ने मीर कासिम की सेना को निर्णायक शिकस्त देकर इस क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन का आगाज किया था। 5 सितंबर 1763 की इस लड़ाई में मीर कासिम की करीब 40,000 की सेना के लगभग 15,000 सैनिक मारे गए थे। संथाल हुल अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम सशस्त्र जन संग्राम। आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। इसको लिखा है डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने, जो भाजपा के प्रदेश महामंत्री और सरला बिरला स्कूल के कार्मिक एवं प्रशासनिक प्रमुख हैं। 30 जून 1855 से 1856 तक के महान संथाल हुल को समझने के लिए संथाल परगना की 1757 से 1857 तक की एक संक्षिप्त ऐतिहासिक झांकी का अवलोकन करना आवश्यक है। संथाल परगना का राजमहल अंचल बिहार झारखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आने वाले सबसे पहले क्षेत्रों में था। पलासी की लड़ाई 1757 के करीब 6 साल बाद राजमहल के 6 मील दक्षिण गंगा के किनारे स्थित उधवा नाला की लड़ाई में मेजर एडम्स की कमान में कंपनी की सेना ने मीर कासिम की सेना को निर्णायक शिकस्त देकर इस क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन का आगाज किया था। 5 सितंबर 1763 की इस लड़ाई में मीर कासिम की करीब 40,000 की सेना के लगभग 15,000 सैनिक मारे गए थे। संथाल परगना के उत्तरी और भागलपुर तथा मुंगेर के दक्षिणी इलाकों के विस्तृत अंचल को तब जंगल तरी अथवा जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। ये पहाड़िया जनों का वास स्थान था। ये पूरा क्षेत्र उन दिनों अशांत उपद्रवग्रस्त क्षेत्र था। कंपनी शासकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पहाड़िया जनों को शांत करना और उन्हें कंपनी शासन के मातहत लाना था। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कैप्टन ब्रुक को इस अशांत जंगल तरी का सैनिक गवर्नर नियुक्त किया। 1774 में उनका स्थान कैप्टन जेम्स ब्राउन ने लिया और 1779 में भागलपुर के कलेक्टर के रूप में ऑगस्टस क्लीवलैंड इस क्षेत्र के प्रभारी बने। 1772 से 1780 तक जंगल तरी एक जिला था। इस जिले में जामताड़ा और गंगा तथा राजमहल पहाड़ी के बीच संकरे समतली इलाके को छोड़कर आज का पूरा संथाल परगना, हजारीबाग का खड़गडीहा, मुंगेर का दक्षिणी किद्धौर, भागलपुर का दक्षिणी खड़गपुर शामिल था। 1780 तक पाकुड़ का महेशपुर, सुल्तानाबाद परगना राजशाही प्रमंडल का हिस्सा था। राजशाही अब बांग्लादेश में है। पहाड़िया क्षेत्र को व्यवस्थित करने के क्रम में 1781 में क्लीवलैंड इस क्षेत्र को भागलपुर जिले के अंतर्गत ले आए। 1780 से 1855 के बीच संथाल परगना का वर्तमान क्षेत्र 2 जिलों में बटा था। राजमहल, पाकुड़, दुमका और गोड्डा का क्षेत्र भागलपुर जिले का अंग था और देवघर, जामताड़ा क्षेत्र बीरभूम जिले का। 1855 के संथाल हुल विद्रोह के बाद 1855 के एक्ट के तहत इन सारे क्षेत्रों को मिलाकर संथाल परगना जिले का निर्माण किया गया। दुमका या नया दुमका इस नए जिले का मुख्यालय बना। ये जिला भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत था। तब जॉर्ज यूल भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त थे और एशले ईडन इस नवनिर्मित जिले के पहले उपायुक्त। 1763 से 1857 के बीच कंपनी शासन को संथाल परगना क्षेत्र में जिन विद्रोहों का सामना करना पड़ा, उनका एक संक्षिप्त ब्यौरा आगे प्रस्तुत है। पहाड़िया विद्रोह 1763 से 83। राजमहल पहाड़ियों के पूरब पाकुड़ तथा राजमहल से लेकर पहाड़ियों के पश्चिम गोड्डा और कहलगांव तक का क्षेत्र मालेर अथवा सौरिया पहाड़िया जन का वास स्थान था। मालेर पहाड़िया जनों की बड़ी शाखा थे और पहाड़िया जन खुद बृहत्तर द्रविड़ जान की एक छोटी शाखा। पहाड़िया जनों की दूसरी शाखा थी माल पहाड़िया, नया अथवा पुजहर।
जिसका वासस्थान पहाड़ियों के दक्षिण और पश्चिम का क्षेत्र था। मालेर पहाड़िया के वासस्थान वाले क्षेत्रों में पहले एक नट राजा दरियार सिंह का शासन था। दरियार सिंह ने लकड़ागढ़ के किले का निर्माण कराया था। गोड्डा के उत्तर मनिहारी टप्पा के एक खितौरी कल्याण सिंह इसी नट राजा के मुलाजिम थे। कल्याण सिंह का बेटा रूपकरण सिंह बाद में नट राजा द्वारा लकड़ागढ़ किले का किलेदार नियुक्त किया गया। 1600 ई में मुगल सम्राट अकबर ने बंगाल सूबे की गड़बड़ियों को दुरुस्त करने मान सिंह के सेनापतित्व में एक सैन्य दल बंगाल के लिए रवाना किया। एक स्थानीय सरदार सुभान सिंह ने वहां बंगाल में बगावत खड़ी कर रखी थी। नट राजा सुभान सिंह के पक्ष में था, लेकिन रूपकरण ने अपने राजा से बगावत कर मान सिंह की सहायता की। रूपकरण लकड़ागढ़ का किलेदार था ही, उसने नट राजा को किले से बेदखल कर उसे मुगल सेना की सेवा में सौंप दिया। इतना ही नहीं, वो मान सिंह के साथ बंगाल चला गया और सुभान सिंह के विद्रोह को कुचलने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी इस बहुमूल्य सेवाओं के लिए इनाम के रूप में उसे उपयुक्त पूरा क्षेत्र मनसब लगान मुक्त जागीर के रूप में दे दिया गया। उसे राजा की उपाधि भी मिली। मनिहारी का ये खितौरी परिवार इस तरह इस क्षेत्र का राजा बन गया। बहरहाल, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, ये पूरा क्षेत्र मालेर पहाड़िया लोगों का वासस्थान था। नए राजा के साथ उनका संबंध 18वीं सदी का मध्य आते आते अत्यंत तनावपूर्ण हो चुका था। एक के बाद एक कई पहाड़िया सरदारों की खितौरी जागीरदारी के लोगों ने छल पूर्वक हत्या कर दी थी। मनिहारी के इस खितौरी राजा ने पहाड़िया क्षेत्र के तराई वाले इलाकों को जागीरों के रूप में अपने नाते रिश्तेदारों को दे रखा था। पहाड़िया जन इस स्थिति में अपनी ताकत का एहसास कराने को बाध्य हो गए। उन्होंने अपनी ताकत का धमाकेदार प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में गोलबंद होकर मालेर पहाड़िया लकड़ागढ़ किले की ओर बढ़ा। वे तीर धनुष से लैस थे। उन्होंने किले पर धावा बोला और खितौरी जागीरदारों को वहां से खदेड़ दिया। फिर उन्होंने एक के बाद एक तराई के गांवों पर धावा बोला। ये वो समय था जब पूरे बंगाल सूबे में राजनीतिक अस्त व्यस्तता थी। पलासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 के बीच का ये समय भारतीय इतिहास में निर्णयात्मक मोड़ लेने वाला समय था। ऐसी स्थिति में पहाड़िया विद्रोह को तत्काल किसी व्यवस्थित विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। 1770 के महाअकाल के समय पहाड़ियों के हमले में संभवतः काफी तेजी आ गई। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के आगमन के समय पहाड़िया अपनी ताकत का एहसास करा चुके थे। तराई वाले कृषि क्षेत्रों में जागीरदार भाग चुके थे। गंगा के दक्षिणी किनारे शाम ढलने के बाद नावों का चलना बंद था। राजमहल तथा तेलिया गढ़ी की घाटियों से सरकारी डाकियों का आवागमन प्राय ठप हो गया था। ये मार्ग सदियों से बिहार को बंगाल से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग था। जागीरदारों की आपसी प्रतिद्वंद्विता के फलस्वरूप जागीरदारों और खटवालों का एक समूह भी पहाड़िया जनों के साथ हो गया था। इस पहाड़िया विद्रोह से निपटने के पहले अंग्रेजों ने वही किया जो औपनिवेशिक शक्तियां आज तक करती आई हैं। विद्रोही समुदाय को बुराई के मूर्तमान प्रतीक के रूप में पेश करना और उनके खिलाफ चौतरफा घृणा अभियान छेड़ देना। पहाड़ियों को चोर लुटेरों के रूप में पेश किया गया और पागल कुत्तों की तरह उनके शिकार को प्रोत्साहित किया जाने लगा। 1806 ई में बनारस डिवीजन के एक जज ने उन दिनों की स्थिति का खुलासा कुछ इस प्रकार किया था। ब्रिटिश शासन के आरंभिक काल में बीरभूम और भागलपुर के बीच के क्षेत्र में चरम अव्यवस्था की स्थिति थी। उस क्षेत्र के बंदिशों ने सरकार और उसकी अन्य प्रजाओं के विरुद्ध खुलकर हथियार उठा रखा था। उन्होंने मैदान के निवासियों के खिलाफ अनवरत बर्बर युद्ध छेड़ रखा था। उन्हें विधि बहा घोषित कर दिया गया और जंगली जानवरों की तरह उनका शिकार किया जाने लगा। उन दिनों बीरभूम के कलेक्टर रहे एक भद्रजन ने बताया था कि उनके पहाड़ियों के कटे सिर टोकरियों में भर भर कर लाए जाते थे। बहरहाल पहाड़िया जन के खिलाफ अंग्रेजों के बर्बर दमन अभियान को आंशिक सफलता ही मिली। इस क्षेत्र में अपेक्षित शांति बहाल करने में अंग्रेज कामयाब नहीं हुए। उन्हें कामयाबी मिली एक दूसरी नीति के जरिए जिसका श्रेय ऑगस्टस क्लीवलैंड को जाता है। इस नीति की मूल बात थी अत्यंत सीमित अर्थों में ही सही पहाड़िया जन का आजकल की शब्दावली में
सशक्तिकरण। इस नीति के तहत 3 कदम उठाए गए। पहला, पहाड़िया योद्धाओं को लेकर पहाड़िया तीरंदाज वाहिनी का गठन। सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद 1782 में इस वाहिनी में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। तीर धनुष से लैस इस वाहिनी में योद्धाओं की संख्या थी करीब 1300। इस वाहिनी का सेनापति नियुक्त किया गया सर्व प्रमुख पहाड़िया सरदार जबरा पहाड़िया को। याद रहे, इसी जबरा पहाड़िया को अब तक अंग्रेज कुख्यात डकैत कहा करते थे, जिसके नाम से पूरा क्षेत्र थर थर कांपता था। अंग्रेजों तथा मैदानी इलाके के जागीरदारों के लिए उसका नाम ही आतंक का पर्याय था। उसे ही अंग्रेज क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी देने के लिए बाध्य हुए। इस पहाड़िया तीरंदाज वाहिनी को, जिसे बाद में भागलपुर हिल रेंजर्स नाम दिया गया, 1857 का विद्रोह शुरू होने के बाद विघटित कर दिया गया। दूसरा कदम था क्षेत्र तथा गांव के स्तर पर पहाड़ियों के सरदार, नायब, उप सरदार और मांझियों के अधिकारों को सीमित मान्यता प्रदान करना और उन्हें अंग्रेजी प्रशासनिक मशीनरी के मातहत ले आना। सरदारों, नायबों और मांझियों के लिए प्रति माह 10 रुपए तक के वजीफे की भी व्यवस्था की गई, जिस पर सरकार को सालाना 13,000 रुपए से भी अधिक का खर्च वहन करना पड़ा। कुछ अंग्रेज अधिकारी पैसे देकर शांति खरीदने की क्लीवलैंड की इस नीति से खफा थे। इसके अलावा पहाड़िया लोगों द्वारा किए गए आम अपराधों की सुनवाई भी अदालतों के कार्य क्षेत्र से हटाकर पहाड़िया सरदारों के न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल को सौंप दी गई। इस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष खुद क्लीवलैंड थे। उपयुक्त 2 कदम तो तत्काल उठा लिए गए और इसमें पहाड़िया क्षेत्र में शांति बहाल करने में कामयाबी भी मिल गई। बहरहाल तीसरे कदम के क्रियान्वयन में थोड़ा वक्त लगा। यह कदम था दामिन ई कोह पहाड़ का आंचल। क्षेत्र का निर्धारण, उसे सरकारी जागीर घोषित करना और इस क्षेत्र में पड़ोसी जागीरदारों की घुसपैठ पर रोक लगाना। दामिन ई कोह पहाड़िया लोगों के वास स्थान में स्थित पहाड़ों और उससे लगे मैदानी इलाकों का विस्तृत क्षेत्र था, जो राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका अंचलों के 1338 वर्ग मील में फैला था। इसी दामीन क्षेत्र में 1790 के बाद संथाल आकर बसने लगे। वे अपेक्षाकृत उन्नत खेतीहर समुदाय थे और अंग्रेज भी उन्हें इस क्षेत्र में बसने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। 19वीं सदी का मध्य आते आते संथाल इस क्षेत्र के सर्वप्रमुख निवासी बन गए। 1837 ई में मिस्टर पोर्टेंट को दामिन ई कोह का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। झाड़ झंकार से भरा पड़ा और मामूली राजस्व देने वाला यह क्षेत्र धीरे धीरे अंग्रेजों के लिए अच्छा खासा राजस्व भी देने लगा। 1837 से 38 में इस सरकारी जागीर से सरकार को जहां 2,611 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, वहीं 1854 से 55 में वो बढ़कर 58,033 रुपए हो गया। इस तरह उपयुक्त कदमों के जरिए पहाड़िया असंतोष पर काबू पाने में ईस्ट इंडिया कंपनी कामयाब हुई। वैसे ऊपर बताए गए सारे कदम आगे बरकरार नहीं रहे। उनके क्रियान्वयन में अनेक गड़बड़ियां रहीं और पहाड़िया लोगों की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। आज भी भयानक गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा के बीच पहाड़िया समुदाय अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहा है। प्रसंगवश यहाँ इतना कहना पर्याप्त होगा कि उन दिनों विभिन्न आधुनिक राजनीतिक संस्थाएं ब्रिटेन तथा यूरोप में भी अभी आकार ही ले रही थीं। ब्रिटिश लिहाज से भी आमतौर पर स्थानीय स्वशासन की, खासकर जनजातियों के स्वशासन की अवधारणा राजनीति शास्त्र के आधुनिक सिद्धांतवेत्ताओं के लिए अमूमन नई अवधारणा ही थी। कंपनी के शासकों को और अपने आरंभिक दोनों में पहाड़िया विद्रोह के साथ साथ एक और विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। इस विद्रोह का क्षेत्र संथाल परगना का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र था और इस विद्रोह के अगुआ थे लक्ष्मीपुर स्टेट के घटवाल सरदार जगन्नाथ देव। सैनिक गवर्नर के रूप में इस क्षेत्र का शासन संभालने के 1 वर्ष के भीतर ही कैप्टन ब्रुक को जगन्नाथ देव के विद्रोह का सामना करना पड़ा। मध्य अप्रैल 1773 ई में देवघर के निकट त्रिकुट तियूर पहाड़ के पास ब्रुक के सैनिकों और जगन्नाथ देव के योद्धाओं के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। तोप उतारने के बाद ही ब्रुक जगन्नाथ देव के योद्धाओं को तितर बितर करने में कामयाब हुए।
त्रिकुट पहाड़ की लड़ाई में मात खाने और अपना किला खो देने के बावजूद जगन्नाथ देव का विद्रोह जारी रहा। आसपास के कई जागीरदार और घटवाल उनके रिश्तेदार थे और अंग्रेजों को कईयों पर उन्हें शरण देने तथा भीतर ही भीतर उनकी सहायता करने का शक था। 1775 ई में वे पुनः खुले विद्रोह पर उतर पड़े। अगले वर्ष 1776 उनकी जमींदारी उनके बेटे रूप नारायण देव को सौंप दी गई, लेकिन रूप नारायण ने भी कंपनी की सत्ता को चुनौती दे डाली। इस तरह ये विद्रोह 1785 तक जारी रहा। 1785 में आखिरकार रूप नारायण देव ने हथियार डाल दिए। प्रसंगवश 1803 ई में बकाये राजस्व के भुगतान के लिए जब भागलपुर के तत्कालीन कलेक्टर ने रूप नारायण देव के तालुकदारों धर्मदेव सिंह, रंजीत सिंह और मंगल सिंह को परवाना भेजा, तो इन तालुकदारों ने कलेक्टर के आदेश की तामील रोकने की कोशिश की थी। रानी सर्वेश्वरी का विद्रोह 1781 से 82। पाकुड़ का सुल्तानाबाद परगना पहले काफी सघन वन से आच्छादित माल पहाड़िया लोगों का निवास स्थान था। इस क्षेत्र में महेशपुर, सुल्तानाबाद राज्य की स्थापना गोरखपुर से आए दो भाइयों आबू सिंह और बाकू सिंह ने की थी। अपने रिश्तेदार खड़गपुर के राजा की मदद से उन्होंने आसपास के छोटे सरदारों को परास्त कर अपना राज कायम किया। छोटे भाई आबू सिंह ने पहाड़िया स्त्री से विवाह कर उनके साथ रक्त संबंध स्थापित कर लिया। बड़े भाई बाकू सिंह के वंशज गर्जन सिंह पलासी युद्ध 1757 के समय महेशपुर राज का शासन संभाल रहे थे। 1758 ई में निसंतान गर्जन सिंह का देहांत हो गया। विधवा रानी सर्वेश्वरी को महेशपुर राजा की बागडोर अपने हाथों में लेनी पड़ी। इस क्षेत्र में अंग्रेजों के आगमन के समय सर्वेश्वरी ही महेशपुर राज का शासन संभाल रही थीं। रानी सर्वेश्वरी पर माल पहाड़िया लोगों को कंपनी के खिलाफ बगावत के लिए भड़काने और उनकी हिंसक कार्रवाइयों में मदद देने का आरोप था। 1781 से 82 में कुछ अन्य पहाड़िया सरदारों के साथ मिलकर रानी ने कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 1783 ई में रानी पर मुकदमा चला और 6 मई 1783 को उन्हें उनकी जमींदारी से वंचित कर दिया गया। 1791 में ये जागीर गर्जन सिंह के भतीजे माकुम सिंह को दे दी गई। रानी सर्वेश्वरी का आखिरी समय भागलपुर जेल में बीता। 6 मई 1807 को भागलपुर जेल में ही बूढ़ी रानी ने अपनी अंतिम सांस ली। अब बात करते हैं संथाल हुल 1855 से 56। 1857 के स्वातंत्र युद्ध में महज 2 वर्ष पूर्व सीधो, कानू, चांद, भैरव इन 4 भाइयों एवं फूलो, झानो 2 बहनों के नेतृत्व में महान संथाल हुल भड़क उठा था। ये औपनिवेशिक भारत में अंग्रेज शासकों और स्थानीय शोषकों के खिलाफ सबसे बड़े नियोजित जन विद्रोह में से एक था। विद्रोह की शुरुआत बरहेट से कुछ ही दूर दक्षिण स्थित सीधो कानू के गांव भोगनाडीही से हुई थी। 30 जून 1855 को पूर्णिमा की रात करीब 10,000 संथाल वहां एकत्रित हुए और उसी विशाल सभा से इस महाविद्रोह का आगाज हुआ। सीधो और कान्हू को उन्होंने अपना शासक घोषित कर दिया। उन्होंने अपने नायब, दारोगा और अन्य अधिकारी नियुक्त किए। पश्चिम में कहलगांव से पूरब में राजमहल तक, उत्तर में गंगा से दक्षिण में रानीगंज और सैंथिया तक का क्षेत्र उन्होंने लगभग मुक्त कर रखा था। सशस्त्र विद्रोहियों की संख्या खुद अंग्रेज अधिकारियों के अनुसार 30,000 से ऊपर थी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का बर्बरता पूर्वक दमन किया। कुछ स्थानीय सरदारों को पैसे का लालच देकर दोनों भाइयों सीधो कानों को अंग्रेजों ने धोखे से गिरफ्तार कर भोगनाडीह में खुलेआम एक पेड़ से लटकाकर 26 जुलाई 1855 को फांसी दे दी गई। पूर्व में ही चांद, भैरव लड़ते हुए शहीद हो चुके थे, लेकिन जब तक डुगडुगी बजती रही, आंदोलन चलता रहा, एक एक संथाल आंदोलनकारी शहीद होता रहा। 10 नवंबर 1855 को इस क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया गया और बड़े पैमाने पर सैनिक कार्रवाई शुरू की गई। जनवरी 1856 आते आते इस विद्रोह का दमन करने में अंग्रेजी सरकार कामयाब हुई। 3 जनवरी 1856 से मार्शल के क्रियान्वयन को भी निलंबित कर दिया गया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। इस संथाल हुल के बाद ही भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत नए संथाल परगना जिले का गठन किया गया। साथ ही कुछ
सुधार मूलक कदम उठाए गए, जिन्हें उन दिनों भागलपुर के आयुक्त जॉर्ज यूल के नाम पर यूल्स रूल्स के नाम से जाना जाता है। संथाल सरदारों, नायबों और मांझियों को प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जोड़ा गया। एशले ईडन जिले के पहले उपायुक्त नियुक्त किए गए। जिस क्षेत्र के उत्तरी हिस्से पलासी से बिहार झारखंड में कंपनी शासन की शुरुआत हुई थी, उसी क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से से 1857 के स्वातंत्र्य युद्ध का आगाज हुआ। बिहार झारखंड क्षेत्र में 1857 से जुड़ा पहला हमला 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी में हुआ और ये महान स्वातंत्र्य युद्ध भारत की आजादी तक चला। संथाल हुल के अमर शहीदों को शत शत नमन। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।